स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामना देना चाहेंगे और माँ सरस्वती आपका सहयोग करें आपके सिलेक्शन में। और अभी तक हमने आपको जोगीमारा गुफा, प्रागैतिहासिक चित्रकला, ये हम आपको लेक्चर दे चुके हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बता चुके हैं। और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बाघ गुफा। टीजीटी पीजीटी में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बाघ गुफा बौद्धकालीन चित्रकला के अंतर्गत ये आएंगी। तो इसमें जो आपकी बौद्ध काल का समय है चित्रकला का है वो 50 ईस्वी से 700 ईस्वी, ऐसा रीता प्रताप में बुक है, उसमें ये टाइम पीरियड दिया हुआ है। और फिर बौद्ध काल में 3 शैलियाँ प्रचलित थीं। एक थी आपकी देव शैली, दूसरी थी यक्ष शैली और तीसरी थी नाग शैली। जो आपकी देव शैली थी वो आचार्य बिंबिसार के टाइम की है, यक्ष शैली अशोक के समय की है और इसके जो चित्रकार थे वो आचार्य श्रृंगधर थे। नाग शैली नागार्जुन आचार्य रहे हैं उस टाइम, और जो इसके चित्रकार थे वो धीमान और उनके पुत्र वितपाल रहे हैं। फिर बात करते हैं बाघ गुफा की। तो जो हमारी बाघ गुफा है वो मध्य प्रदेश में है। जो आपका राज्य होगा वो है ग्वालियर। पर्वत श्रेणी विंध्य पर्वत श्रेणी के दक्षिणी ढाल पे ये है, ठीक है। पर्वत श्रेणी कौन सी है? विंध्य है। और ढाल कौन सा है? दक्षिणी ढाल है। और जो इसका फैलाव है वो 675 मीटर में ये फैली हुई है। ये जो आपकी बाघ गुफा है, नर्मदा नदी की सहायक नदी है बाघनी, उसी के नाम पे इसका नाम बाघ रखा गया है, या लोग ऐसा बोलने लगे हैं। तो नर्मदा की सहायक बागमती या बाघनी, आपके ऑप्शन में बागमती भी हो सकता है और बाघनी भी हो सकता है, तो देख लीजिएगा दोनों सही हैं। कि तट, अगर हम तट की बात करें तो तट आपका बायां है, ठीक है। और इससे 2 से 3 मील दूर बाघ गांव में ये इसकी स्थिति है। फिर इसको स्थानीय लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो इसको पंच पांडु गुफा या पंच पड़ाव गुफा कहा जाता है। और इसका प्राचीन नाम की अगर हम बात करें तो कलयन या कलायन इसका प्राचीन नाम है, ठीक है। तो 3 चीज़ें हैं। बागमती नदी के नाम पे इसका नाम बाघ गुफा पड़ा, स्थानीय लोग इसको पंच पांडु गुफा भी बोलते हैं, और प्राचीन नाम अगर हम देखें तो इसका कलयन या कलायन है। अभी तक हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये देखिए, ये मध्य प्रदेश, ये आपका हो गया राजस्थान, ये वाला आपका गुजरात, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपकी बाघ केव्स हैं, बाघ गुफा यहाँ पे स्थित है, नर्मदा नदी की सहायक बाघनी नदी के किनारे। कौन सा किनारा था? बायां किनारा। जो हमारी बाघ गुफा हमने मध्य प्रदेश आपको बताया, तो एक बार अगर आप मैप में देख लेंगे तो आपका कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अभी तो आप सिर्फ बाघ गुफा पढ़ रहे हैं तो याद रहेगा, और जैसे जैसे हम और सारी गुफाएं पढ़ने लगते हैं तो कहाँ स्थित है, किस पर्वत पे है, या किस नदी के किनारे है, तो हम उसको भूलते हैं। तो हम आपको मैप में भी एक बार दिखा दे रहे हैं। तो बाघ गुफा ये है आपकी बाघ केव्स, ठीक है। ये आपका मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पे आपकी बाघ गुफा स्थित है। नदी कौन सी थी? बाघनी। किसकी सहायक है? नर्मदा की। किस तट पे है? तो बाएं तट पे ये स्थिति मध्य प्रदेश। जिला जो है वो आपका धार है, ये इंदौर के कुश्की नामक तहसील में आपका पड़ेगा। अब इसको मैप में भी हम देख लेते हैं। ये देखिए आपका ये इंदौर, और इसके पास ये आपका धार जिला, यहाँ पे यहीं पे कुश्की नामक एक स्थान है जहाँ पे आपकी बाघ गुफा स्थित है। फिर इसकी खोज 1818 में लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने करी थी। खोज किसने करी है? डेंजरफील्ड ने। कब करी है? 1818 में। किस पर्वत को काट के बनाई गई है? तो जाहिर सी बात है, हमने कहा कि विंध्य पर्वत, तो विंध्य पर्वत को ये काट के बनाई गई है।
एक चीज़ और ध्यान में दीजिएगा कि हम बोल रहे हैं काट के बनाई गई है, इट मीन्स वो नेचुरल नहीं है, उसको हम काट करके हमने इस गुफा का निर्माण किया है। ये जो धर्म है वो बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है, लेकिन महायान बौद्ध संप्रदाय, बौद्धों के दो संप्रदाय हैं, एक हीनयान और एक महायान। तो ये जो है महायान संप्रदाय से आपके संबंधित है। फिर इसका जो समय है अलग अलग, जैसे सुमंदू का ताम्रपत्र देखें तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग है, अगर क अक्षर देखें तो उसके टाइम अलग है, विसेंट स्मिथ जी की बात अगर हम करें तो उसके अनुसार अलग है। तो एग्ज़ाम में जैसे पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको समय बताना है। तो चलिए देखते हैं, अगर हम सुबंधु के ताम्रपत्र की बात करते हैं जो दूसरी गुफा में मिला है, उसके अनुसार इसका जो समय है वो 4वीं या 5वीं शताब्दी का माना गया है। अगर जो का अक्षर की बात करते हैं वो चौथी गुफा में मिला है, टोटल 9 गुफाएं हैं, तो चौथी गुफा में जो मिला है उसकी लिपि के अनुसार, जो का अक्षर की लिपि के अनुसार ये 4वीं-5वीं शताब्दी का इसको माना गया है। लेकिन विसेंट स्मिथ जी के अनुसार अगर हम देखें तो ये 626 से 628 के बीच की बात करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा 3 चीज़ें, अगर क अक्षर देखें तो 4वीं-5वीं शताब्दी, अगर हम सुबंधु के ताम्रपत्र को देखें उसके अनुसार भी 4वीं-5वीं शताब्दी, लेकिन अगर हम विसेंट स्मिथ जी की बात करें तो ये आपका 626 से 628 के बीच का माना जाएगा। और जो पहली दूसरी गुफा के ये समकालीन है अजंता की, यानी अजंता की जो गुफाएं हैं वो अलग अलग कालों में बनी हैं, लेकिन जो बाघ की गुफा है वो एक ही टाइम पीरियड की बनी हुई है। तो जो इसका समय है वो अजंता की जो पहली और दूसरी गुफा का टाइम पीरियड है वो आपकी बाघ गुफा का भी वही टाइम है। फिर अनुकृति, जैसे कुछ लोग हमारे कलाकार गए, उन्होंने चित्रों को देखा, वो उनको पसंद आया, तो एज इट इज़ वैसे ही चित्र उन्होंने उकेरे हैं। तो जो अनुकृति या प्रतिकृति बनाई है वो मुकुल चंद्र जी ने बनाई है, उसका टाइम पीरियड है 1920। 1921 में असित कुमार हल्दर और नंदलाल बसु ने इसकी प्रतिकृति बनाई है। ये 2 मेन चित्रकार हैं, इसके अलावा जो अन्य चित्रकार हैं उन्होंने भी प्रतिकृति बनाई है, जिसमें सुरेंद्र नाथकर, A.B. भोसले, B.N. आमटे, M.S. भांड, P.V. जगपत, सर्किस कचडोरियल, इन्होंने भी प्रतिकृतियां बनाई हैं। लेकिन आपके एग्ज़ाम में मोस्टली इनकी प्रतिकृतियां पूछी जाती हैं कि 1920 में किसने बनाई है, तो 1920 में बाघ गुफा की मुकुल चंद्र जी ने बनाई है, और अगर 1921 की बात करें तो असित कुमार हल्दर और नंदलाल ने मिलके इनकी प्रतिकृतियां बनाई हैं। फिर अगर वो पूछे कि निम्नलिखित में से किसने बाघ गुफा की प्रतिकृतियां बनाई हैं, तो अगर ये ऑप्शन में होगा तो इसमें से आपको वो टिक करना होगा। फिर ये जो आपकी बाघ गुफा है वो गुप्त राजवंश से संबंधित है, और चित्र का जो माध्यम है बाघ गुफा में वो भित्ति चित्रों को बनाने में टेम्परा ग्लू रंग चित्रण पद्धति जो होती है उसका प्रयोग किया गया है। भित्ति पर चूने का प्लास्टर चढ़ाकर टेम्परा रंगों से यहाँ पे चित्रण किया गया है। आपसे पूछा जाए कि ग्लू रंग चित्रण पद्धति किस गुफा की विशेषता है, तो ये आपके बाघ गुफा की मुख्य विशेषता है। फिर बाघ गुफा से सर्वाधिक उल्लासमय जीवन के चित्र मिले हैं, तो सर्वाधिक उल्लासमय जीवन का चित्रण किस गुफा में हुआ है, तो आपकी बाघ गुफा में उल्लासमय जीवन का चित्रण मिला है। कुल गुहा मंदिर यहाँ पे जैसे हमने पहले बताया था कि 9 गुहा मंदिर हैं, जिसमें कुछ अभी सही हैं और बाकी नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे जो पर्वत है वो वहाँ भुरभुरी मिट्टी है,
जिसके कारण वो गिर जा रहे हैं। मेन रीज़न ये है। इसके अलावा वहाँ रुक रहे हैं या चमगादड़ वगैरह की वजह से, या जो देखने जा रहे हैं तो वो उस पर कुछ लिख दे रहे हैं, तो और भी रीज़न है, बट मेन रीज़न ये है कि जो वहाँ की मिट्टी है वो भुरभुरी है। तो कुल गुहा मंदिर 9 है और बिहार गुफाएं हैं। बौद्ध में 2 चीज़ें हैं, विहार और चैत्य। तो जो चैत्य होते हैं वो पूजा का स्थान होता है, और जो आपका विहार होता है वो बौद्ध भिक्षु वहाँ पे रहते हैं। तो ये जो बाघ गुफा है वो मोस्टली आपकी विहार गुफा है। वहाँ पे बौद्ध भिक्षु थोड़े टाइम के लिए रुके हैं, फिर आगे अपने धर्म के प्रचार के लिए चले गए हैं। तो बाघ गुफा 9 विहार गुफाएं हैं जो द्वार के जरिए एक दूसरे से पृथक किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि एक गुफा यहाँ है फिर दूसरी दूर फिर दूर, नहीं, एक द्वार के जरिए उनको अलग कर दिया गया, 1 फिर 2 फिर 3, इस तरह से द्वार के जरिए। तो अगर हम गुफाओं की बात करें तो यह जो प्रथम गुफा है उसको, जितनी गुफाएं हैं उनको अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। तो जो आपकी प्रथम गुफा है उसको गृह गुफा, महास्थपति या मठाधिकारियों का निवास स्थान बोला गया है। और सबसे पहले प्रथम गुफा का ही निर्माण किया गया है। जैसे अजंता में पहली, दूसरी, तीसरी, लेकिन वो उसका टाइम पीरियड अलग है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो पहली है उसका निर्माण सबसे पहले हुआ है, और इसको हम महास्थपति या गृह गुफा या मठाधिकारियों का निवास इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे मठाधिकारी रहते थे। और इसकी जो नाप है वो 22 फीट गुणे 18 फीट, या हम 23 गुणे 14 फीट भी बोल सकते हैं। तो जैसा ऑप्शन में हो, क्योंकि अलग अलग बुक में कुछ अलग अलग दिया रहता है, तो हमने दोनों यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो आपके ऑप्शन में जो चीज़ें आए उसके अकॉर्डिंग इसको टिक कर दीजिएगा। फिर जो दूसरी गुफा है वो गुसाई या पंच पांडव गुफा आपकी कहलाती है। तीसरी गुफा आपकी हाथी खाना और बुद्ध और बोधिसत्व के जो चित्र हैं वो आपकी तीसरी गुफा यानी हाथी खाना में मिला है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं कि महास्थपति या मठाधिकारियों का निवास स्थान या गृह गुफा कौन सी थी, तो पहली हो गई। अब हाथी खाना कौन सी गुफा है, तो तीसरी है। या पूछा जाता है बुद्ध या बोधिसत्व के चित्र किस गुफा में मिलेंगे, तो आपकी तीसरी गुफा में मिलेंगे। फिर चौथी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी गुफा है, चौथी गुफा। चौथी गुफा रंग महल, ये हॉल ऑफ कलर्स भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चित्र प्राप्त हुए हैं। और ये है ये चैत्य आकार की है, ठीक है। तो जो चौथी गुफा है वो चैत्य के आकार की है। कबूतरों का जोड़ा यहाँ पे मिला है। शोकमग्न नारी या दासी की आकृति यहाँ पे उकेरी गई है, और नृत्यांगनाएं हैं, वादिकाएं, पुरुष आकृति, हाथी का जो जुलूस है, ये सब यहाँ पे चित्रण मिला है। तो याद रखिएगा, अगर रंग महल की बात करें तो वो आपकी चौथी गुफा होगी। और अगर हम पांचवी गुफा, तो ये आपका व्याख्यान मंडल या पाठशाला थी, जिसका क्षेत्रफल रहा है 65 गुणे 44 फीट। छठी गुफा शिक्षकों के निवास स्थल माना जाता है, और उपनिष बुद्ध का जो चित्रण है वो इसी गुफा में मिला है। तो छठी गुफा में उपनिष बुद्ध का चित्रण है। बुद्ध या बोधिसत्व का चित्रण तीसरी गुफा में है। कबूतरों का युग्म चौथी गुफा में है। पांचवी गुफा आपका व्याख्यान मंडल कहलाती है। अब 7वीं, 8वीं, 9वीं, ये जो आपकी 7वीं, 8वीं, 9वीं गुफा का मार्ग अवरुद्ध हो गया। जैसे हमने आपको बताया कि वहाँ भुरभुरी मिट्टी है, तो वो रास्ता ब्लॉक हो गया है, जिसके कारण इनका कोई नाम प्रचलित नहीं हो पाया है। तो आपसे पूछा जाए कि बाघ गुफा कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। जिला कौन सा था, धार जिला था। पर्वत कौन सा था, विंध्य पर्वत था। नदी कौन सी थी, नर्मदा की सहायक बागनी नदी थी। और इसका प्राचीन नाम क्या है, तो कलियन या कलायन था।
गुफा में सबसे ज्यादा केले के वृक्षों का चित्रण है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, केले के वृक्षों का चित्रण किस गुफा में है, तो बाघ गुफा में है। और महायान बौद्ध से संबंधित है ये। बाघ की जो 6 गुफाएं हैं उसमें चित्र हैं और इनकी 7, 8, 9 गुफा पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी है, लेकिन अब जो है उसमें भी चित्र नहीं बचे हैं। अब जो हमने बात करी आपको कि 7, 8, 9 पूर्णतः ध्वस्त हो चुके हैं, तो जो ये अब की अगर प्रेजेंट टाइम की स्थिति देखें तो गुफा संख्या 4 और 5 ही में कुछ चित्र हैं क्षत विक्षत अवस्था में। ठीक है, 4 या 5 में ही चित्र बचे हैं। और चौथी गुफा रंग महल जो चैत्याकार है, वो पद्मासीन बुद्ध की मूर्तियां वहां पे हमको मिली हैं। तो यानी अगर हम अब देखने जाएं तो हमको सिर्फ 4 या 5 गुफा में ही कुछ चित्र मिलेंगे। फिर बाघ की गुफाएं प्राकृतिक नहीं है, जैसा हमने आपको बताया है कि ये पहाड़ को काट के बनाई गई हैं और बलुई मिट्टी है यहाँ पे, इसलिए धंसाव के कारण इसके जो चित्र हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं। बाघ गुफाओं की अवधि अगर हम बात करें तो सातवाहन राजवंश से संबंधित है और प्रथम गुफा में अब कोई चित्र नहीं है, या वहां पे पहली गुफा की विशेषता यह है कि वहां पे बहुत ज्यादा चित्रण नहीं हुआ है। तो बाघ की प्रथम गुफा में कोई चित्र नहीं है। प्रतिलिपियां जो इसकी बनाई गई थी तो उसको सुरक्षित रखा गया है आपका ग्वालियर दुर्ग के गुर्जरी महल में। ये देखिए कुछ चित्र हम देख सकते हैं कि इस तरह से चित्र बने हुए हैं जो क्लियर नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन इस तरह बुद्ध और बोधिसत्व के चित्र वगैरह हैं। तो ये जो है आपसे पूछा जाता है कि किस दुर्ग में सुरक्षित है, तो ग्वालियर के गुर्जरी महल में। और जो इसका विवरण हमको मिला था तो बम्बई की साहित्यिक विनिमय संघ की पत्रिका है, उसके द्वितीय अंक में इसके बारे में जानकारी छपी थी। फिर अगर हम अजंता और बाघ की तुलना करें तो हम देखते हैं कि ये जो है एक ही समय में आपकी जो बाघ गुफा है वो एक ही समय की बनी हुई है, एक ही समय की है, जबकि अजंता की जो गुफाएं हैं उसको बनाने में लगभग 800 वर्षों का समय लगा है। और बाघ में जीवन के विभिन्न पक्षों का चित्रण दिखाई देता है, जबकि अगर हम अजंता की बात करें तो बुद्ध के जन्मांतर की कथाएं ही इसमें हमको देखने को मिलती हैं। बाघ की गुफा में बरामदों के चित्रों की उपलब्धि ज़्यादा है, या बरामदे में चित्रण ज़्यादा हुआ है, जबकि यहाँ के जो अजंता के बरामदे हैं वो आपके ध्वस्त हो चुके हैं। अभी हमने आपको दोनों में अंतर बताया था। अब हम बाघ और अजंता की अगर समानता देखें तो बाघ और अजंता दोनों में ही छतों और दीवारों पर चित्रण हुआ है, कमल और मुर्रियों के बड़े ही सुंदर अलंकरण किए गए हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं, ऐसा आपको अजंता में भी देखने को मिलेगा। दोनों में ही नारी के आध्यात्मिक एवं शारीरिक सौंदर्य को उकेरा गया है। साथ में बाघ में रेखा, रूप, रंग संयोजन या भित्ति चित्रण की प्रक्रिया देखें, वर्तनी देखें या भाव की अभिव्यक्ति देखें तो ये सभी कुछ हमें अजंता की याद दिलाते हैं। बाघ गुफा में मोस्टली चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, और अगर जो चीज़ें कवर नहीं हुई हैं या कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हम आपको दूसरे अपने वीडियो में दे देंगे। आप इसको सही से पढ़िएगा और 2-3 बारी आप देख लीजिएगा तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि आपके एग्ज़ाम में इससे कोई क्वेश्चन गलत होगा अगर आपने इसको सही से पढ़ा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।